हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कंटेंट क्या रहते हैं इंटीग्रेशन के, हमारे डिप्लोमा लेवल पे क्या क्या कंटेंट है उसके, और उसमें इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस है। एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस मीन्स डेरिवेटिव का एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस। और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर नंबर 5 दिया गया है हमारे करिकुलम में। सिलेबस कंटेंट है इसका। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, जैसे डेरिवेटिव में स्टैंडर्ड फंक्शन है वैसे इंटीग्रेशन में भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सम, डिफरेंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विदाउट प्रूफ्स, कि जिस तरह से डेरिवेटिव में था रूल्स ऑफ डेरिवेटिव कि अगर सम ऑफ टू फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। उसी तरह से इंटीग्रेशन में सम, डिफरेंस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल्स हैं, वो भी देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट सब ऑप्शन है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, देन डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। डेफिनाइट इंटीग्रल्स ये फर्स्ट बेसिक एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रल अगर आपको समझ में आ गया, इंटीग्रेशन पहले समझ में आना चाहिए, फिर डेफिनेट इंटीग्रल देखा कि उसके बाद एप्लीकेशन आप इजीली समझ सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब कि इंटीग्रेशन ही है बट विद इन द गिवन लिमिट, इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स विथ सिंपल प्रॉब्लम्स। प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज ही ज़्यादा यूज होती है यहाँ पे, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूज नहीं होती है। हमने पूरे 8 की 8 प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए हैं, 2 पे भी कॉन्सेंट्रेट किया जो मेनली यूज होंगे क्योंकि करिकुलम में इतना ज़्यादा नहीं है हमारे, तभी भी बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व, ये एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन आ गए हम। एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है, किस तरह से फाइंड करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया अंडर एनी कर्व। ओके, इसके बाद एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ये दूसरा एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। पहले एप्लीकेशन जो रहते हैं इंटीग्रेशन के वो यही दोनों है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स मतलब एक लाइन, एक पैराबोला, दो पैराबोला के बीच में, ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमारे इस लेवल पे हमें इतना ही देखना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स किस तरह से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रिलेटेड है वो भी समझ में आएगा हमें। एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, किस तरह से डेफिनेशन से समझेगा। If ddx of f of x plus c equal to f of x, then integration of f of x dx is f of x plus c, where c is a constant of integration. मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सी का डेरिवेटिव तो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सपोज करो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं एज एफ ऑफ एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी को कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। और ये सब इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त, इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते वक्त प्लस सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको लिखना ही है क्योंकि इसके बिना इंटीग्रेशन आपका अधूरा रहेगा। ओके, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। सो हमें इसके एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, तो बेसिक जिससे आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव फाइंड आउट करो साइन एक्स प्लस सी का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस सी का डेरिवेटिव एज पर रूल हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव के रूल के अनुसार। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और सी कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब इन नॉन कॉस एक्स मिला हमें डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस सी का। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। सो अब हम क्या लिख सकते हैं बाय रूल, तो जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रिलेटेड है
तो हम लोग लिख सकते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। अब ये ऑब्जर्व करो कि इंटीग्रेशन एक इस तरह से, ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx, ठीक है, dx बताता है कि आपको x से इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन। डेफिनेटली फंक्शन क्या होगा, x का फंक्शन होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम बीच में फंक्शन लिखते हैं जिसको इंटीग्रेट करना है, जिसको इंटीग्रैंड भी कहा जा सकता है, मीन्स फंक्शन भी यू हैव टू इंटीग्रेट इज नोन एज इंटीग्रैंड। सो इंटीग्रैंड को बीच में लिखा जाता है, उससे पहले इंटीग्रेशन की साइन एस तरह की होती है, तो एस जैसी दिखाई देती है, और dx आखिरी में लिखते हैं जिस वेरिएबल से हमें इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को। cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस सी, सो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये रहा फॉर्मूला फॉर cos x इंटीग्रेशन का। ओके इसके आगे देखते हैं, ddx ऑफ c 0 होता है, ये एक्सप्लेन किया गया है जैसे मैंने बताया। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इंडिकेट्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x with respect to x. Okay, symbolically integration dx is an operator indicating the integration with respect to x. Example, ddx of sin x plus c, जैसे मैंने बताया cos x है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to sin x plus c। सो ये फॉर्मूला हमें पता चल गया है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x plus c। अब उसके बाद हम रूल्स की तरफ आते हैं। इसी तरह से सारे रूल्स डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन तक जा सकते हैं हम, जैसे कि हमने डेरिवेटिव x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बताया गया है, हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c का, तो आपको इसका डेरिवेटिव, c का डेरिवेटिव तो 0 मिलेगा, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, x रेज़ टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव n प्लस 1 इंटू x रेज़ टू n प्लस 1 माइनस 1 इन ऑल 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा x रेज़ टू n। ओके, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c का डेरिवेटिव आपको मिला x रेज़ टू n। तो इसका मतलब बाय रूल x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, सो इस तरह से x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। बस यहाँ पे एक शर्त है कि n की वैल्यू जो है ना वो -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो यहाँ डिनोमिनेटर में -1 प्लस 1 मिलेगा विच इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये इन्फिनिटी कहलाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे कंडीशन लगाइए कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो ही हम x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन जो है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस सी 1 अपॉन x मिलेगा, सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। अगर x की वैल्यू n की वैल्यू -1 होती है तो x यानी n की वैल्यू अगर -1 हो गई तो ये हो गया 1 अपॉन x। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ये नहीं होगा, ये होगा log x प्लस सी। सो डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस सी होता है माइनस साइन एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या मिलेगा, माइनस cos x प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी cos x होता है, सो cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे। डेरिवेटिव log ऑफ sec x प्लस सी tan x होता है, सो tan x का इंटीग्रेशन हम log ऑफ sec x प्लस सी लिखेंगे, और माइनस log ऑफ cos x भी लिख सकते हैं, बिकॉज sec x को हम जैसे 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, और इसका मतलब log ऑफ 1 माइनस log ऑफ cos x, ठीक है। और log ऑफ 1 क्या होता है, 0, सो 0 माइनस log ऑफ cos x प्लस सी, तो फाइनली माइनस log ऑफ cos x प्लस सी, ये भी हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन tan x का। ओके, सो नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी cot x मिलेगा, सो cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन एक्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस सी सेक स्क्वायर ऑफ x मिलेगा, सो इसलिए सेक स्क्वायर ऑफ x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x प्लस सी cosec स्क्वायर x होता है, सो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम माइनस cot x प्लस सी लिखेंगे। और भी है फॉर्मूलीज आगे। डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस सी sec x tan x होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x प्लस सी cosec x इंटू cot x होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x क्या होगा, माइनस cosec x प्लस सी।
डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स मिलेगा। सो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, मॉडुलस इतना जरूरी है, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है सेक एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स प्लस सी ई रेज़ टू एक्स होता है, सो ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू एक्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए रेज़ टू एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस सी का डेरिवेटिव ए रेज़ टू एक्स, सो ए रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज़ टू एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस सी होगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, सो 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस। और भी है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है माइनस √ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ 1/8 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको 1/8 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी ये लिख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1/a कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी माइनस 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/a स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होगा 1/a कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरह से 1/a सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1/x √of x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो 1/x √of x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। इसी तरह से ये वाला डेरिवेटिव इसका मिलेगा माइनस 1/x इंटू √of x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू 1/a cos इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a log of a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx 1/2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c होता है। 1/√of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन log of x प्लस √of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c होता है। और भी है 1/√of x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन log of x प्लस √of x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c होगा। √of a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x अपॉन ए √of a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस c। ये हम u इंटू वी रूल से बाय पार्ट रूल से भी प्रूव कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज x अपॉन ए √of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 log of x प्लस √of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। अगेन ये बाय पार्ट रूल से हम ये प्रूव कर सकते हैं। ये भी √of x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन x अपॉन ए √of x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 log of mod of x प्लस √of a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ f of x is to n into f dash of x is equal to f of x is to n plus 1 upon n plus 1 plus c if n is not equal to 1। नोट दैट यहाँ पे f dash of x आएगा, यानी f of x is to n फंक्शन का nth पावर है, कोई भी पावर हो, और यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है प्रोडक्ट में, सो हम सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें आंसर लास्टली f of x is to n plus 1 upon n plus 1 plus c मिलेगा, बशर्ते n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर f dash of x upon f of x का इंटीग्रेशन है फाइंड करना, तो वो होगा log of f of x plus c। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय द फंक्शन, अगर ऐसा है तो उसका इंटीग्रेशन log of f of x plus c होगा। वैसे ही अगर f of x का इंटीग्रेशन f x plus c है, तो f of ax plus b का इंटीग्रेशन 1/a f of ax plus b plus c होगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मैंने जो स्टैंडर्ड के अलावा जो इंटीग्रेशन रहेंगे उसके लिए इंट्रोडक्शन में बताया, इंट्रोडक्शन बोला गया है कि कुछ इंटीग्रेंड जो है वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व किए जाते हैं। ईच ऑफ दीज मेथड कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन इंटीग्रेंड इनटू सम ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, मतलब हमें इस तरह से प्रोसीड करना है, आइदर सब्स्टिट्यूशन और द इक्विवेलेंट फॉर्मेट यूज करना है, ताकि जो गिवन इंटीग्रेंड है वो
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए ताकि हम उसे इजीली इंटीग्रेट कर सकें। सो हमें इक्विवेलेंट फॉर्मेट यूज करना है गिवन इंटीग्रेंट का, और सब्स्टिट्यूशन यूज करना है जो सुटेबल है वो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटीग्रेंट रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकें। इस तरह से हमारे पास जो इंटीग्रेंट के जो नेचर है उस हिसाब से यहाँ पे 3 स्पेशल मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसे सबसेक्शन में और प्रॉपरली ये करेंगे, आपको बताएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली करिकुलम में नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स। स्टिल मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगी, जब प्रॉब्लम बताऊंगी तब पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर करूंगी। और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, ठीक है, वो उसके लिए मैं जरूर बताऊंगी कि क्या रहता है वो। ओके, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, the first and the most vital step is to be able to write your integral in the form। अगर आपको सपोज करो ऐसा दिया है फंक्शन ऑफ एक्स में कंपोजिट फंक्शन है, उसमें gx दिया गया है, कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको प्रोडक्ट में भी दिया गया है, ये फंक्शन gx का प्रोडक्ट में डेरिवेटिव दिया गया है आपको, तो डेफिनेटली आप सब्स्टिट्यूशन से इसे सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, सीरीज एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ दिया गया है। सपोज gx के प्लेस पे x स्क्वायर है और f के प्लेस पे cos है, सो cos ऑफ x स्क्वायर दिया गया है और इनटू में 2x जो है डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, यानी gx का डेरिवेटिव भी दिया गया है। तो आप किस तरह से सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे टू सॉल्व दिस। हियर f इज cos एंड g इज x स्क्वायर एंड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x दिया गया है। तो हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। नोट दिस स्टेप, अब हम gx के प्लेस पे u सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यानी g ऑफ x इक्वल टू u। इसे डिफरेंशिएट करो ऑन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको ddx ऑफ u यानी du बाई dx, यानी यहाँ पे क्या हो गया, g डैश ऑफ x हो गया ना, ddx ऑफ gx, डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x यानी g डैश x लिख सकते हैं। dx यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ तो du मिलेगा, मतलब g डैश ऑफ x dx ये du से रिप्लेस होगा, क्योंकि हम न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, x के प्लेस पे हमें न्यू वेरिएबल u मिला, तो हमें इंटीग्रेट भी u से करना पड़ेगा, यानी du से करना पड़ेगा। du चाहिए dx के प्लेस पे, पर डायरेक्टली नहीं रख सकते, रिलेशन से डिफरेंशिएट करते हुए हमें क्या मिला, g डैश x dx ये du के इक्वल है, सो हमने g डैश x dx रिप्लेस किया है du से। अब ये हो गया हमारा cos ऑफ u du। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हमने एग्जाम्पल में हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया, एक्स स्क्वायर की जगह u, तो 2x dx du मिलेगा जिसे हमने डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया, अगर u सब्स्टिट्यूट किया सॉरी, सो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2x मिलेगा और ये du अपॉन dx मिलेगा, सो 2x dx क्या मिलेगा, du मिलेगा, सो दैट्स वाई 2x dx को हमने du से रिप्लेस किया। सो इस तरह से cos u du मिला, इसका इंटीग्रेशन cos u विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करेंगे, यानी cos x का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन जो है सेम, विच इज sin x प्लस c, बस x के प्लेस पे u दिया गया है तो यहाँ पे भी u आएगा, सो sin u प्लस c। बट जैसे कि हमें x में फंक्शन दिया गया है, सो x में आंसर एक्सपेक्टेड है, सो जैसे कि u में हमें आंसर मिला है, u और x का रिलेशन क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो u की वैल्यू एक्स स्क्वायर से रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली आंसर मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूलीज है ax प्लस बी रेस टू एन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, जैसे कि एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन था। अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन मतलब डेरिवेटिव में जैसे कंपोजिट लिखा था वैसा नहीं है, जिस x के प्लेस पे ax प्लस b आ गया तो ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा, और इसके लिए ही फॉर्मूले दिए गए हैं। x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जस्ट x के प्लेस पे अगर ax प्लस b आ गया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम ax प्लस b रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की जगह ax प्लस b आएगा, बाकी का सब सेम, बस एक चीज है और डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b से डिवाइड करेंगे, यानी या फिर ऐसा कहो कोएफिशिएंट ऑफ x से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जो भी कोएफिशिएंट है x का उसे मल्टीप्लाई करेंगे
या फिर ऐसे कह सकते हो एक्स प्लस बी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सेम इंटू वन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आएगा प्लस सी आएगा यहाँ पे। सो ए एक्स प्लस बी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, वही यहाँ पे हमें बताया गया है। एन नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए जैसे कंडीशन यहाँ थी वैसी कंडीशन यहाँ भी होगी, सिमिलर सिचुएशन है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी मिलेगा। इसी तरह से साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन वन अपॉन ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा। टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन वन अपॉन ए लॉग ऑफ सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा और माइनस वन अपॉन ए लॉग ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा। कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन वन अपॉन ए लॉग ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी होगा। सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस बी सेक स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन वन अपॉन ए टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा प्लस सी। उसी तरह से बाकी के इंटीग्रेशन दिए गए हैं। कॉस स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस बी का माइनस वन अपॉन ए कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन वन अपॉन ए टेन सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये सभी क्या किया, स्टैंडर्ड इंटीग्रल में एक्स को रिप्लेस किया है ए एक्स प्लस बी से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या हो रहा है, जस्ट वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना है और x के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी लिखना है, x के प्लेस पे यहाँ पे। ओके, सो आप देख सकते हो बाकी प्लस सी तो इन जनरल आएगा ही सब में। बाकी सभी फॉर्मूले सेम है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पता है तो आप कंपोजिट के फॉर्मूलेस, कंपोजिट मतलब एक्स इज रिप्लेस बाय ए एक्स प्लस बी, सिर्फ ए एक्स प्लस बी ही कंपोजिट फंक्शन है। बाकी मतलब एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस बी रख देना कंपोजिट है। बाकी लॉग एक्स साइन एक्स ई रेज़ टू एक्स आया तो वो तो नहीं होगा, उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस नहीं है। वो हमें अगर मिले भी तो उसको दूसरे वे से सॉल्व करने पड़ेंगे, दूसरा मेथड यूज करके। सो इस तरह से आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस दिए गए हैं। अब हम आते हैं बाय पार्ट पे। यू एंड वी दो फंक्शन है एक्स के, तो बाय पार्ट रूल मतलब बाय पार्ट रूल के लिए हम सबसे पहले जैसे हमने इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, तो हम डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी देख रहे हैं क्या है, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारा फॉर्मूला है। तो सिर्फ डेरिवेटिव को डैश से इंडिकेट किया है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग थ्रू आउट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इसका इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू वी का इंटीग्रेशन यू वी आएगा और इसका इंटीग्रेशन हमने ये लिखा। अब बाय पार्ट रूल के हिसाब से दोनों पार्ट को इंटीग्रेशन, दो है टर्म्स तो बाय रूल दोनों टर्म का इंटीग्रेशन इंडिविजुअली लिखेंगे। अब हमने क्या किया, इसको इस तरफ लेके गए, इसको इस तरफ लेके, तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डैश डी एक्स इज u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू यू डैश डी एक्स, और u इंटू वी डैश डी एक्स इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डैश डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डैश डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ u डी एक्स। इन जनरल हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू dx. The important combination of two functions are normally from the following functions: logarithmic function, L means I means inverse, A means algebraic functions, T means trigonometric functions, E means exponential function. यहाँ पे क्या है, ये जो important combination मतलब U और V कैसे डिसाइड करेंगे हम, यहाँ पे जैसे U और V डिसाइड कैसे करने हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है। U होता है डेरिवेटिव पार्ट, जिसका डेरिवेटिव होगा आगे यहाँ पे देखो डेरिवेटिव, और v जिसका सिर्फ इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे रूल में, तो इसलिए इसे इंटीग्रेटिंग पार्ट कहते हैं। तो u और v कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसा ही नहीं ले सकते, उसके लिए रूल है नोन एज लायट रूल। लायट रूल में फुल फॉर्म आपको पता है, एल यहाँ पे दिखाया है। एल मतलब लॉगरिथमिक, आई मतलब इनवर्स, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल।
तो आपको u और v जो भी फंक्शन दिए गए, कोई भी एक अलजेब्रिक होगा, एक लॉगरिथमिक होगा, ठीक है, तो इन दोनों में जो फंक्शन दिए गए हैं आपको, तो u कौन सा होगा, v कौन सा होगा। तो सपोज करो आपके पास एक अलजेब्रिक और एक इनवर्स फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया, तो इन दोनों में से कौन सा u और कौन सा v लेंगे। तो अलजेब्रिक और इनवर्स में से कौन सा पहले आता है, लायत में इनवर्स पहले आता है, तो इसीलिए इनवर्स को u और रहा हुआ v लेंगे। इसे ही डिसाइड करना है हमें कि इंटीग्रेटिंग पार्ट और डेरिवेटिव पार्ट कौन सा रहेगा। डेरिवेटिव पार्ट कैसे डिसाइड करेंगे, लायत रूल से आप डिसाइड करो। फर्स्ट डेरिवेटिव पार्ट कौन सा रहेगा, उसके बाद रहा हुआ सेकेंड पार्ट यानी इंटीग्रेटिंग पार्ट रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मेरे पास है e raised to x into sin x, मुझे इंटीग्रेट करना है इसके प्रोडक्ट को, तो मैं u और v कौन सा लूंगी, तो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल में लायत में पहले कौन सा आता है, दोनों में से अलजेब्रिक आता है। सो अलजेब्रिक क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव पार्ट, और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग पार्ट हो जाएगा। ओके, अब और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log ऑफ x, ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इससे पहले 1 इंटू लॉग एक्स लिखेंगे। लॉग एक्स डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, u इंटू वी से इंटीग्रेट करेंगे, और उसमें भी हम उसमें 1 इंटू लॉग एक्स करके इंटीग्रेट करेंगे। अब 1 यानी जो भी नंबर होते हैं वो अलजेब्रिक होते हैं, लॉग एक्स ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब लॉगरिथमिक और अलजेब्रा में सबसे पहला कौन सा होता है, लायत में अलजेब्रिक होता है, सॉरी लायत होता है, सॉरी लायत में से पहले लॉगरिथमिक होता है, और यहाँ पे लॉगरिथमिक अलजेब्रिक है, तो लॉगरिथमिक को क्या रखेंगे हम, डेरिवेटिव पार्ट रखेंगे, और अलजेब्रिक को क्या रखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग पार्ट रखेंगे। ओके, और फिर अब u इंटू वी रूल में u और v के प्लेस पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन करेंगे, जहाँ डेरिवेटिव वहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उससे इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करते हुए हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। Thus, while combination of any two function in the order Layat is to be integrated by part, the first is derivative and the second is an integral part. तो यही जो मैंने अभी समझाया आपको, लायत में जो ऑर्डर लायत के हिसाब से पहला फंक्शन दिया होगा, दोनों में से दोनों को कंपेयर करके लायत में देखेंगे कि लायत ऑर्डर में पहला कौन सा आता है उन दोनों में, अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉम्बिनेशन दिया है उनमें से और उस हिसाब से हम डेरिवेटिव पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट डिसाइड करेंगे। तो कॉम्बिनेशन उसके लिए बताया गया x इंटू साइन एक्स, तो इसमें x क्या है, अलजेब्रिक है, साइन क्या है, साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो लायत में अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक्स में से पहले कौन सा आता है, अलजेब्रिक, तो ये क्या रहेगा, ये u पार्ट रहेगा और ये v पार्ट रहेगा। सो x इज डेरिवेटिव पार्ट एंड साइन x इज इंटीग्रेटिंग पार्ट। Thus integration sin x dx is x into sin x dx minus integration of sin x dx into derivative of sin x d dx of x। u into v का जैसे कि रूल है उसमें हमने u और v के वैल्यूज रखे हैं, u into integration of v with respect to x minus integration of derivative of u with respect to x into integration of v with respect to x dx। ओके, अब u यहाँ पे क्या दिया गया, u यहाँ पे हमने क्या बोला, क्या रहेगा, x रहेगा, और v क्या रहेगा, sin x रहेगा। सो ये दोनों वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है sin x dx। इन दोनों के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ऐसे लिखो या पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको फिर से डेरिवेटिव करना है, ये होगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस माइनस बाहर रहेगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बाकी रहेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस सी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आफ्टर सॉल्विंग ऑल इंटीग्रेशन यू हैव टू राइट दिस सी डेफिनेटली। सो ये रहेगा इसका आंसर।
इस हम इसमें भी देख लेते हैं. सी दिस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो सिर्फ माइनस कॉस एक्स मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, प्लस सी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लेना ही है. सो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन. उसके बाद फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन एक्स लॉग एक्स. अब यहाँ पे एक्स है अलजेब्राइक एक और ये है लॉगरिथमिक. सो लायट में अलजेब्राइक और लॉगरिथमिक में पहला कौन सा होता है? लॉगरिथमिक. सो ये u यानी डेरिवेटिव पार्ट रहेगा और सेकेंड वन v इंटीग्रेटिंग पार्ट x रहेगा यहाँ पे. सो log x is डेरिवेटिव पार्ट एंड x is integrating part. So thus x into log of x equal to log of x into integration of x dx minus integration of x dx into derivative of log x. यहाँ पे कैसा दिया गया है? u into integration of v with respect to x minus integration of v dx into derivative of u into dx. ऐसा भी लिख सकते हैं या डेरिवेटिव ऑफ u पहले लिखो फिर इंटीग्रेशन ऑफ v लिखो तो भी चलेगा. ओके. उसके बाद अब फिर इंटीग्रेशन सॉल्व किया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2. सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन 1 अपॉन 2 ये सिर्फ हम अरेंज कर रहे हैं. और यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट निकाला, x कैंसिल, x का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा? अभी बाकी का सब वैसा ही, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. फाइनली आंसर 1 अपॉन 2 x स्क्वायर log x माइनस 1 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस c. ये रहा इसका फाइनली आंसर. सो इस तरह से u इंटू वी यानी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. लाइट रूल से डिसाइड करेंगे u कौन सा रहेगा, v कौन सा रहेगा. उसके बाद फॉर्मूले में u और v सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आगे जहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व करो, जहाँ डेरिवेटिव सॉल्व करो और इस तरह से आपको फाइनली आंसर मिलेगा. लास्ट में प्लस c देना बहुत जरूरी है आफ्टर सॉल्विंग इंटीग्रेशन. डेफिनेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल. अब डेफिनाइट इंटीग्रल क्या रहता है? इनडेफिनाइट का हमने बाय पार्ट रूल देखा. इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो मैं आपको प्रॉब्लम्स जब होंगी तब बताऊंगी. वो आपको करिकुलम में नहीं है. डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ y इक्वल टू f of x between x equal to a and x equal to b is given by integration of f of x dx is f of x plus c. Then if we have मतलब अगर हमें पता है कि जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद इन द गिवन लिमिट उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी है, तो हम उसका विद इन द लिमिट एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी यानी लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे और किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. इस तरह से लिखा जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी यानी अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए. तो हमें क्या मिलेगा? बी पे मतलब जहाँ भी एक्स है वहां पे बी रखना है, एफ ऑफ बी प्लस सी होगा फाइनली. और वैसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस सी की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए क्या मिलेगी हमें? एफ ऑफ ए प्लस सी. सो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी. ठीक है. सी सी कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा. एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये फाइनली इसका आंसर मिला. ओके. इसके बाद इस तरह से मतलब हमें क्या करना है? जस्ट इंटीग्रेशन फाइंड करना है. सपोज करो किसी भी फंक्शन का हमें अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो प्लस सी तो आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जा रहा है. तो आपको जस्ट देखना है फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है. अगर एफ ऑफ एक्स है तो जस्ट हमें एफ ऑफ एक्स को लिमिट अप्लाई करनी है एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी. और वो भी कैसे? फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे माइनस फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे. ये रहेगा एक वैल्यू मिलेगी डेफिनेट इंटीग्रल जो हमें ये इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर द कर्व बिटवीन ए टू बी एंड एक्स एक्सिस ये हमें वैल्यू देगी. ठीक है. सो इस तरह से हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं. ये एप्लीकेशन है. डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब यही है एरिया अंडर द कर्व विद इन द गिवन लिमिट. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू बी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए फाइनल. डेफिनेशन की डेफिनेट अब प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल देखते हैं जो यूजफुल है इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इसमें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी.
मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में जो वेरिएबल है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, सिर्फ लिमिट मैटर करती है। फंक्शन सेम है, यानी कि आपको दिया गया है log x को इंटीग्रेट करो फ्रॉम 1 to 2, या फिर आपको दिया जाए log t को इंटीग्रेट करो फ्रॉम 1 to 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डेफिनेटली से दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। यही ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी बता रही है। सेकेंड देखते हैं, a to b f of x dx इक्वल टू माइनस a to b to a f of x dx, ठीक है। एंड a to a f of x dx क्या होगा, 0। मतलब सेम लिमिट है, लोअर एंड अपर लिमिट सेम है, तो किसी भी तरह का फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन 0 होता है, इसका मतलब ये। और यहाँ पे जो दिया गया है माइनस, मतलब आपकी जो लिमिट्स है a to b f of x dx, अगर सपोज करो माइनस साइन है इसके साथ, तो एब्जॉर्ब करते हुए इसकी लिमिट अपोजिट हो जाएगी, मतलब लोअर अपर हो जाएगी, अपर लोअर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसका यूज है सेकेंड प्रॉपर्टी का। जहाँ पे माइनस है वहां एब्जॉर्ब करके लिमिट खाली चेंज करनी है, बाकी फंक्शन वही रहेगा। फिर इंटीग्रेट करते हुए अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हुए जैसा फॉर्मूला है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब आप अगर यहाँ पे सी एक पॉइंट है बी और ए और बी के बीच में, और ए टू बी आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड आउट करो, फिर सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड आउट करो, तो इसका जो आंसर रहेगा वो इससे इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। ऐसा ये प्रॉपर्टी कह रही है। ओके, नेक्स्ट, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत यूज होगा। मतलब अगर फंक्शन में गिवन डेफिनेट इंटीजर है, फंक्शन में जहां भी एक्स है उसे आप सम ऑफ दी अपर एंड लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, तो आपको जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी वो इसी इंटीग्रेशन के जितनी होगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है वैल्यू में, अगर आप सम ऑफ दी एक्स को रिप्लेस करो सम ऑफ दी लिमिट्स माइनस एक्स से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमें बहुत यूज होगा और जो प्रॉब्लम सॉल्व करने डेफिनेटली करके उनके। 0 to a f of x dx, 0 to a f of a minus x dx, सेम टाइप का, जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a रख दिया तो ये फॉर्मूला मिलेगा। 0 to 2a f of x dx equal to a 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x, ये प्रॉपर्टी हम कहीं यूज नहीं करने वाले हैं। सेम टू पार्ट्स, a to 2a f of x dx to 0 to a f of x dx if f of 2ax minus x equal to f of x। अगर फंक्शन, अगर ये सेटिस्फाई करता है फंक्शन कंडीशन, तो ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगा, ये भी यूज नहीं होगा। अगर ये फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन 0 मिलेगा, ये भी इतना यूज नहीं होने वाला। टू पार्ट्स, minus a to a f of x is equal to 2 into 0 to a f of x if f of minus x equal to f of x or it is an even function। अगर f of x इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो माइनस ए टू ए फंक्शन को इंटीग्रेट करना मतलब 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड आउट करना होता है। वैसे माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है अगर एक फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो। अब ये हो गई प्रॉपर्टीज, अब हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे? द एरिया बिटवीन द ग्राफ ऑफ y could f of x and x axis is given by the definite integral below. This formula gives us a positive result for a graph above the x axis and a negative result for the graph below the x axis. अगर ग्राफ above the x axis है तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर बिलो द एक्सिस है तो फॉर्मूला है जो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, ये बताया गया है। नोट, इफ द ग्राफ ऑफ y could f of x is partly above and partly below the x axis, the formula given below generates the net area, that is the area above the x axis minus area below the x axis। okay, so ये रहा ए टू बी आपको ये इंटीग्रेंड
फाइंड करना है इस फंक्शन का, तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज होगा ये रहा, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल जानते हो तो आप इसको जरूर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। अंडर दिस कर्व find the area between y equal to 7 minus x square and x x between the values x equal to minus 1 and x equal to 2. ओके, ये जो कर्व दिया गया है ये पैराबोला का है। अगर आप इसे ड्रॉ करो तो जस्ट ये इस तरह का दिखेगा। इस ड्रॉ कैसे करेंगे, आप एक्स के साथ इंटरसेक्शन देखिए इसका क्या रहेगा, यानी y इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो हमें x की वैल्यूज क्या मिलेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे ये पॉइंट्स मिले हैं हमें, ठीक है, 2 वैल्यूज मिलेंगे x के। तो एक क्या होगा, मतलब वो y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये कैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 और x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 7 की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सपोज करें कि ये कर्व रहेगा, अंडर रूट ऑफ 7 की वैल्यू समथिंग जो भी मिली हमें, ठीक है। सो इस तरह से कर्व रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा माइनस रूट 7 0 और ये पॉइंट रहेगा रूट 7 0, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर। अब हमें लेकिन क्या फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू -1 टू एक्स इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना। तो हमारे पास जो लिमिट दिए गए, यानी लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2, यानी a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है 7 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट -1 टू 2। सो ये हमें एरिया दे देगा अंडर दिस कर्व। सो एरिया इज -1 टू 2 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो 7 है वो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर एक्स इज टू एन टाइप 7 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस के एक्स प्लस सी तो नहीं आएगा डेफिनेट में, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3। ओके, सो 7x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम -1 टू 2। सीधा इंटीग्रेशन इसका फाइंड किया और विद इन द लिमिट इसकी वैल्यू फाइंड करनी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू एट अपर लिमिट यानी x को रिप्लेस करो 2 से, अपर लिमिट 2 पे वैल्यू मिल जाएगी, माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन है लोअर लिमिट यानी -1, जहाँ भी x है उसे -1 से रिप्लेस करो, लोअर लिमिट पे वैल्यू मिल जाएगी। सो वी गेट दिस, ठीक है, ये अपर लिमिट पे वैल्यू माइनस ये लोअर लिमिट पे वैल्यू। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो हमें क्या मिलेगा, ये 14 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 -1 क्यूब यानी -1 होगा अपॉन 3। फर्दर कैलकुलेशन पे हमें 42 माइनस 8 अपॉन 3 मिलेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें, सो हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करेंगे 34 अपॉन 3 मिलेगा, इस ब्रैकेट का आंसर है इसका -20 अपॉन 3। फर्दर सॉल्विंग वी गेट 54 अपॉन 3 यानी 18, दैट मीन्स 18 स्क्वायर यूनिट्स इस ये एरिया है जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच में ये कर्व जो है, ये कर्व जो ये कर रहा है, कवर कर रहा है, x एक्सिस x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। ये कर्व इनके बीच में जो एरिया कवर कर रहा है वो है 18 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट लाइन, area bounded by two curves. Last concept. The area between the two curves or functions is defined as the definite integral of one function, say f of x, minus the definite integral of the other function, say g of x. Thus, it can be represented as following. Area between two curves a to b f of x minus g of x. दो कर्व्स के बीच में अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, सपोज एक ये पैराबोला और एक लाइन है, तो इसके बीच में आपको जो एरिया फाइंड आउट करनी है उसमें एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब पहला वाला फंक्शन यानी अबो, ठीक है, अपर फंक्शन। ये जो एरिया बाउंडेड है इसकी अपर फंक्शन कौन सा है अपर लाइन पे और लोअर लाइन पे कौन सा फंक्शन बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स अपर वाला रहेगा, जी ऑफ एक्स लोअर वाला रहेगा, और अपर वाला एफ ऑफ एक्स लोअर वाला जी ऑफ एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे विद इन द लिमिट, यानी कि बाउंडेड किस दो एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी से बाउंडेड रहेगा, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट लाइन, हाउ टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स. Consider two curves y equal to f of x and y equal to g of x, where f of x is greater than equal to g of x in a and b. In this case, the point of intersection of these two curves can be given as x equal to a, x equal to b by obtaining the given value of y from the equation of the two curve. ठीक है, हमें जो y equal to f of x and y equal to g of x दिया है, तो y की वैल्यू एक g of x जो है फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिलेगा, g of x equal to f of x. यहाँ पे x की एक फंक्शन मिलेगी, x का एक फंक्शन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे. x की वैल्यूज मिलेंगी, दो वैल्यूज मिलेंगी. उन दो वैल्यूज के लिए y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हमें इस तरह से दो पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और फंक्शन f ऑफ x कौन सा रहेगा, जो हर पॉइंट्स पे दूसरे फंक्शन से वैल्यू ज्यादा होती है. यानी वो कर्व के तौर पे कैसे दिखेगा, कर्व के तौर पे वो ये बाउंडेड, ये सपोज करो इन दोनों के बीच में हमें ये फाइंड करना है. तो एफ ऑफ एक्स कौन सा रहेगा, ये, क्योंकि इसकी हर एक एक्स के लिए हर एक वैल्यू जो है जी ऑफ एक्स से ज्यादा ही रहेगी. ये जी ऑफ एक्स रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स रहेगा. एफ ऑफ एक्स अपर फंक्शन होगा, अपर मतलब अपर लाइन जो रहेगी बाउंडेड कर्व की वो एफ ऑफ एक्स, और जो लोअर लाइन जो भी लोअर कर्व होगा वो जी ऑफ एक्स इंडिकेट करेंगे हम. ठीक है, तो देखते हैं आगे. ये देखिए यहाँ पे कब बताया गया, ये जी ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच में. तो इसीलिए हमारा जो फाइनल कर्व है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट. तो हमें फाइनली एरिया अंडर दिस कर्व, अंडर बिटवीन दीज टू कर्व में मिल जाएगा. सो एरिया बिटवीन टू कर्व्स इज गिवन बाय ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. अब ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस कि कर्व जो है इस तरह से है दो का, तो ए टू सी, सी एक पॉइंट ए और बी के बीच में यहाँ पे जैसे दिख रहा है, तो ए और सी के बीच में एफ ऑफ एक्स जो है वो अपर कर्व है, जी ऑफ एक्स जो है लोअर कर्व. फिर सी टू बी के बीच में जी ऑफ एक्स अपर कर्व है, एफ ऑफ एक्स लोअर कर्व है. तो इस तरह के जो एरिया बिटवीन टू कर्व से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें जो फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो लिमिट, गिवन जो हमें इंटरवल है ए टू बी, उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इन टू पार्ट्स के लिए क्योंकि अपर कर्व और जी ऑफ कर्व जो अलग है, ए टू सी जो है एफ ऑफ एक्स अपर कर्व है और जी ऑफ एक्स लोअर कर्व है, और सी टू बी हमें क्या दिख रहा है, जी ऑफ एक्स अपर कर्व है और एफ ऑफ एक्स लोअर कर्व है. तो इसलिए हम ए टू बी को क्या करेंगे, पार्ट्स करेंगे, ए टू सी एंड सी टू बी. तो इन दोनों में हमें फिर क्या मिलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, डिफरेंट रहेगा. ओके, सो सी क्या करना है देन, टोटल एरिया बिटवीन दीज टू कर्व इज, टोटल एरिया इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और सी टू बी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिल जाएगा अंडर दीज टू कर्व्स. अब एरिया बिटवीन टू कर्व्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं लास्टली. Let us consider an example that will give a better understanding. Example है, find the area of the region bounded by parabola y equal to x square and x equal to y square. y equal to x square ये कर्व है, ठीक है, ये वाला, और x equal to y square ये वाला कर्व है. ठीक है, इन जनरल ऐसे ही रहते हैं हमारे y equal to x square और x equal to y square के कर्व यही रहते हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कर्व इसका है, ये कर्व इसका है. ठीक है, अब आपके पास दोनों कर्व दिए गए हैं और क्या कहा गया, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व. ये रहा हमारा एरिया बिटवीन दीज टू कर्व. ये फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, देखना है कि एरिया किसके बीच में दो बाउंड करती है. तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें देखने पड़ेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं. ग्राफ ऑफ द बोथ पैराबोलास इज स्केचेड. We see that the points of the intersection of the two curves are 0, 0 and 1, 1 as shown in the figure. अब फिगर में दिखाए गए, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, एक कर्व है, दूसरा x इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब क्या करो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू x स्क्वायर जो है दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे, राइट.
y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मिलेगा, यानी x इक्वल टू एक्स रेज़ टू 4 मिलेगा। x यहाँ शिफ्ट करो, 0 इक्वल टू एक्स रेज़ टू 4 माइनस एक्स मिलेगा, मतलब x रेज़ टू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट में इसको फैक्टराइज करना है। इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो x क्यूब माइनस 1 बाकी 0, यानी x इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा, मीन्स x इक्वल टू 0 और x क्यूब इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के और x इक्वल टू 1 के लिए ये दो पॉइंट्स है x के लिए, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसे मिलेगी, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 0 स्क्वायर यानी 0, यानी 0 0 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो हमें मिलेगा y की वैल्यू 1, यानी 1 1। तो दो पॉइंट इंटरसेक्शन के हमें दिखाई दे रहे किस तरह से फाइंड किया हमने, एक 0 0 है और एक 1 1 है, सो ये रहा 0 0 और ये रहा 1 1, ठीक है। तो इन दोनों के जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वहां से हम उन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, एक है x इक्वल टू 0 और दूसरा 1 1 से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 1 ये लाइन रहेगी, ठीक है। आप लोग ये स्ट्रेट लाइन में से क्लियर कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुके हैं और हमें पता है कि अब हमें जो एरिया है हमारा किसके बीच में बॉन्ड कर रहा है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, सो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, ठीक है। अपर कर्व कौन सी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपर कर्व है, लोअर कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर, लेकिन हमें y के फॉर्मेट में ही दोनों चाहिए, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो किस तरह से हम उसे सेट करेंगे, देखो we need to find the area enclosed between these points which would give us the area between two curves. Also in this given region, as you can see, upper curve is x equal to y square, so y equal to root x, ठीक है। y equal to upper curve is y equal upper curve क्या मिला हमें, ये है upper curve, x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपर कर्व है, तो y के फॉर्मेट में ही हमें चाहिए, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सो y की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट लेने से रूट x, तो ये हमारा f ऑफ x यानी अपर कर्व। लोअर कर्व ये रहा, लोअर कर्व कौन सा है दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो डायरेक्टली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, gx, y के फॉर्मेट में दिया गया y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ क्या था x इज अ फंक्शन ऑफ y दिया गया था, दैट्स व्हाई हमें y इज अ फंक्शन ऑफ x के लिए रूट लेना पड़ा, तो हमारा f ऑफ x क्या है, रूट x है, और g ऑफ x लोअर कर्व कौन सा है, x स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 0 to 1 इंटीग्रेट करना है f ऑफ x माइनस g ऑफ x को, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो हमारा फाइनली जो एरिया आएगा बिटवीन दीज टू कर्व्स एंड बाउंडेड बाय 0 0 एंड 1 1, तो हमें a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1 है यहाँ पे, सो कंटिन्यू करें, रिक्वायर्ड एरिया विल बी 0 to 1 f ऑफ x माइनस g ऑफ x को इंटीग्रेट करें, f ऑफ x क्या है हमारा यहाँ पे रूट x, एंड g ऑफ x हमारा क्या है यहाँ पे x स्क्वायर, सो रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, अब हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे इंडिविजुअली, 0 to 1 रूट x dx, 0 to 1 x स्क्वायर dx, रूट x मतलब x रेज़ टू 1/2 है, x रेज़ टू n टाइप का, तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन +1 +1, ये इंटीग्रेशन है, और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन आएगा, ओके। तो ये रहा इसका इंटीग्रेशन और ये है इसका इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सी दिस, ठीक है, 2/3 उसको लिमिट अप्लाई करेंगे 2/3 और ये इसकी वैल्यू एट 1 पे माइनस इसकी वैल्यू एट 0 पे, देन 1/3 एक्स क्यूब की वैल्यू 1 पे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 एक्स रेज़ टू 3/2 फ्रॉम 0 to 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब की वैल्यू 0 to 1, ठीक है। तो 2/3 एक्स फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे 1 रेज़ टू 3/2 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे 0 रेज़ टू 3/2 माइनस 1/3 फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे 1 क्यूब माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 0 क्यूब, इसको और सॉल्व करेंगे 2/3, तो ये 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ 1 यहाँ 0 मिलेगा, ओवरऑल इसकी वैल्यू 1/3 मिलेगी, सो 2/3 माइनस 1/3 गिव्स यू 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो ये रहा हमारा
पूरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के लिए हम जाते हैं फर्स्ट पेज से, हमने क्या क्या देखा इन शॉर्ट देख लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो था तो हमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। थोड़े में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एंटीटेरिव प्रोसेस, कि जैसे अगर हमने पहले ये देखे थे कंटेंट देखे थे, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कंपोजिट फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज, डेफिनेट की कर्व अंडर एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू कर्व्स की कॉन्सेप्ट, ये कंटेंट है। फिर डेफिनेशन देखी थी एंटीडेरिवेटिव की यानी इंटीग्रेशन की। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा था साइन एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। उसी तरह से हमने ये सारे रूल्स देखे थे। ये सारे रूल्स आपको लिखने हैं, अपने पास रखने हैं जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सभी रूल्स जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, रूल्स और फिर रूल्स फॉर सम सब डिफरेंस, ये सारे के सारे, ठीक है, सब यूजफुल है, आपको सब आपके पास रहने चाहिए। ठीक है, ये सारे कितने फॉर्मूले हैं अभी देखो 21, 22, 23, ठीक है, 27, 8, 29, 30 रूल्स है। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखा हमने कि हमें अगर इंटीग्रैंड जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट है, पार्शियल फ्रैक्शन है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इंटीग्रैंड हम लोग ये रूल्स यूज करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन आपको करिकुलम में है, बाय पार्ट करिकुलम में नहीं है, फिर भी मैंने इसमें बताया है। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने नहीं बताया है इसमें। ठीक है इसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट एंड द मोस्ट वाइडली स्टेप, यानी आपको जब कंपोजिट फंक्शन विथ डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन यानी जी एक्स का डेरिवेटिव दिया गया है, जैसे cos x स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो आप किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो और रीसब्स्टिट्यूट करो u की वैल्यू, फाइनली आपको इंटीग्रेशन मिलेगा sin x स्क्वायर प्लस सी। ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कंपोजिट फंक्शन के इंटीग्रेशन के रूल्स क्या है, यानी पूरे इंटीग्रेशन के जो रूल है वहां पे x की जगह ax प्लस बी रख दो, एंड राइट हैंड साइड में x की जगह ax प्लस बी रखो, इंटू 1/a रखो, आपको पूरे रूल्स मिलेंगे कंपोजिट फंक्शन के। इंटीग्रेशन में कंपोजिट मतलब x इज रिप्लेस बाय ax प्लस बी। ओके, तो इस तरह से ये भी रूल्स है सारे, उतने ही रूल्स होंगे जहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के रूल जितने देखे उतने ही यहाँ कंपोजिट फंक्शन के भी रूल हैं। ठीक है, फिर अब बाय पार्ट रूल्स देखा हमने, u इंटू वी अगर रहा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहा तो इसका इंटीग्रेशन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जहाँ पे हमें u और v यानी u को डेरिवेटिव पार्ट कहा जाता है, v को इंटीग्रेटिंग पार्ट कहा जाता है, वो हमें कैसे डिसाइड करना है, बाय लायर रूल। तो जो आपको दो कॉम्बिनेशन दिए गए फंक्शन के, तो इन ऑर्डर ऑफ लायर जो पहले आता है दैट विल बी द डेरिवेटिव पार्ट, जो बाद में आता है वो इंटीग्रेटिंग पार्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे साइन एक्स देखा, एक्स अलजेब्रिक साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लाइट में अलजेब्रिक पहले आता है, सो एक्स डेरिवेटिव पार्ट और साइन एक्स इंटीग्रेटिंग पार्ट रहेगा। और किस तरह से रूल यूज करके हमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया वो भी देखा हमने। एंड सेकंड कॉम्बिनेशन भी देखा एक्स लॉग एक्स में, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, लाइट में अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक में से लॉगरिथमिक पहले आता है, तो लॉगरिथमिक रहेगा डेरिवेटिव पार्ट और एक्स रहेगा इंटीग्रेटिंग पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू दैट फिर हमने यू और वी डिसाइड कर लिया कि फॉर्मूले में यू और वी की वैल्यू रखते हुए इंटीग्रेशन किया हमने इसका, और हमने फाइनली इसका आंसर ऑब्टेन किया। ओके, इसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रल देखा हमने, विद इन द लिमिट फंक्शन को इंटीग्रेट करना, विद इन द लिमिट मतलब x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b अप्लाई करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन मालूम है फंक्शन का तो विद इन द लिमिट आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी एरिया अंडर द कर्व बिटवीन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस आपको मिलेगा a टू b f ऑफ x dx।
वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन एट बी माइनस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन एट एक्स इक्वल टू ए। फाइनली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू देगा, यानी एरिया अंडर दिस कर्व हमें फाइंड आउट करने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज देखिए हमने, इनमें से जो हमारे कुछ पहले 3-4 प्रॉपर्टीज हैं वही ज़्यादा यूज होंगे, बाकी के प्रॉपर्टीज इतने यूज नहीं होंगे। ऐसे प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किए हैं, ना ही आपके करिकुलम में है, ठीक है। इसके बाद हमने एरिया अंडर द कर्व देखा, एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी आपको पता होना चाहिए, आपको मिला है कि x इक्वल टू ए टू बी आपको इंटीग्रेट करना है गिवन फंक्शन को, तो आप ये रूल यूज करोगे, फंक्शन लिखोगे एफ ऑफ एक्स की जगह, ए और बी की वैल्यू जो दिए गए वो सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे 7 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया था, किस तरह से हमने लिमिट अप्लाई की थी, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व किया फिर लिमिट अप्लाई की। लिमिट कैसे अप्लाई करनी है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, जो इंटीग्रल को हमने सॉल्व करके इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की, फंक्शन फाइंड आउट किया, तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन एट लोअर लिमिट, इस तरह से फिर उसको सिंप्लीफाई करते हुए हमने वैल्यू फाइंड की 18 स्क्वायर मीटर्स की। उसके बाद एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स जो हमने देखा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट ए टू बी, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो टू कर्व में से अपर कर्व रहेगा और जी ऑफ एक्स जो है लोअर कर्व रहेगा, यानी इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व को, तो हमें एरिया बिटवीन टू कर्व मिल जाएगा। हाउ टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स हमने देखा था, 2 वेज है। एक ऐसा हो सकता है कि एक ही फंक्शन अपर है और दूसरा कर्व जो है वो लोअर कर्व की तरह दिखाई दे रहा है, सो इट इज इजी, हम लोग एफ ऑफ एक्स अपर कर्व और जी ऑफ एक्स लोअर कर्व देख रहे हैं यहाँ पे, सो हमको सिर्फ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट ए टू बी। बट अगर सिचुएशन 2 अलग अलग पार्ट में दिखाई दे रहा है, एक जगह एफ ऑफ एक्स अपर कर्व है, दूसरी जगह जी ऑफ एक्स अपर कर्व है, ठीक है। सो इस तरह के में क्या करेंगे, हम ए टू बी को डिवाइड करेंगे, ए टू सी एंड सी टू बी, जहाँ पे सी पे जो है दोनों कर्व इंटरचेंज हो रहे हैं अपर लोअर में। हमें दिखाई दे रहा है ए टू सी एफ एक्स अपर है, जी एक्स लोअर है, सी टू बी जी एक्स अपर है, एफ ऑफ एक्स लोअर है। तो टोटल एरिया हमें कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे, ए टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और बी सी टू बी जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरह से टोटल एरिया मिलेगी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा था बिटवीन टू कर्व्स का, 2 पैराबोलास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इनके बीच में किस तरह से एरिया फाइंड आउट करना है। पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो हमें 0 0 और 1 1 मिल रहे हैं, किस तरह से हमने फाइंड किया था वो आपको देख चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हमें x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, यानी इसके बीच में बाउंडेड है गिवन एरिया। फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो रूट एक्स है, अपर कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी y इक्वल टू रूट एक्स, सो एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है और जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। सो हम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को विद इन द लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व। सो रिक्वायर्ड एरिया है 0 to 1, हम इंटीग्रेट करें एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स मतलब रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे। सो हमने इंडिविजुअली इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन के फॉर्मूला यूज करके और फिर लिमिट अप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई किया और फाइनली हमें आंसर मिला। दैट्स इट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।